एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिंपल पेपर। तो आप सबका स्वागत है हमारे सिंपल पेपर यूट्यूब चैनल पे। जैसे मैंने आपको कहा था कि हम पॉलिटिका सीरीज लेके आएंगे तो पॉलिटिका सीरीज एक्चुअल में आ चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे जाके देखिए। और साथ ही साथ पॉलिटी की सीरीज के संग हम पॉलिटिका रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस भी ला रहे हैं, क्योंकि इस बार का जो प्रीलिम्स एग्जाम है आईएएस का वो पोस्टपोन हो चुका है, 4 अक्टूबर को होने वाला है। तो 3 to 4 मंथ आपके पास है। तो अगर आप जो लोग ने प्रिपरेशन कर चुके हैं ऑलरेडी, जो इस बार एग्जाम के लिए बैठ रहे हो, उनके लिए बहुत ही अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है कि आप यहाँ पे रिवीजन कर सकते हो। पॉलिटी से रिलेटेड जितनी भी क्वेश्चंस आप यहाँ पे करोगे वो कहीं ना कहीं आपको जाके 4 अक्टूबर को जरूर हेल्पफुल करेगा। ये हम आपको शॉर्ट लिख के दे सकते हैं। तो प्लीज जितना हो सके इसको फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो। हमारा टारगेट है कि प्रीलिम्स एग्जाम के पहले 500 क्वेश्चंस आपको ला के दे, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए आज का हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और आपको पैटर्न देख के ही समझ आ जाएगा कि यूपीएससी में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहां पे आपका है सबसे पहला क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला हुआ है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के रिगार्डिंग आपको यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिया गया है। आपसे ये बोला है सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। जो सही आंसर है उसको आपको सिलेक्ट करना है, मतलब कि चूज करना है। तो चलिए देखते हैं पहला ऑप्शन क्या है। पहला ऑप्शन बोला है द इलेक्शंस फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वे हेल्ड अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ 1946। इलेक्शन जो हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का वो हेल्ड हुआ था कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में। बिल्कुल करेक्ट है। अब सेकंड देखते हैं। द कैबिनेट मिशन हैज रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कैबिनेट मिशन ने रिजेक्ट कर दिया था जो आइडिया था 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। ये भी करेक्ट है। तीसरा, the total strength of Constituent Assembly was 389, in which 296 were to be allotted for the British India and 93 of princely state. टोटल जो स्ट्रेंथ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का वो 389 था, जिसमें से 296 ब्रिटिश इंडिया से अलॉटेड किए गए थे और 93 प्रिंसली स्टेट से। ब्रिटिश इंडिया का मतलब होता है वो स्टेट जिसपे कंट्रोल ब्रिटिश सरकार का था, और 93 प्रिंसली स्टेट का मतलब होता है जो राजा रजवाड़ों के हाथ में है राज्य। नेक्स्ट नंबर 4, द रिप्रेजेंटेटिव वेयर टू बी इलेक्टेड फ्रॉम द 4 कॉन्स्टिट्यूएंट। रिप्रेजेंटेटिव जो है वो इलेक्ट किया गया था 4 कॉन्स्टिट्यूएंट से, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन। देखिए यहाँ पे आगे के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो ऑप्शन थे वो बिल्कुल करेक्ट थे, लेकिन नंबर 4 यहाँ पे इनकरेक्ट है, क्योंकि जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो 3 कॉन्स्टिट्यूएंट से थे, 4 कॉन्स्टिट्यूएंट से नहीं थे। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन होता है ऑप्शन नंबर ए। 1, 2 और 3 ही राइट है, क्योंकि जो रिप्रेजेंटेटिव किए गए थे वो 3 कॉन्स्टिट्यूएंट से थे, मुस्लिम, सिख और जनरल। हिंदू का कोई सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट बनाया नहीं गया था। तो अगर किसी को ये भी नहीं पता, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कुछ भी नहीं पता, लेकिन अगर किसी को ये पता है कि 3 कॉन्स्टिट्यूएंट ही रिप्रेजेंट थे, तो देखिए इस क्वेश्चन का आप इजीली आंसर दे सकते हो। अगर आपको ये पता है कि क्वेश्चन नंबर 4, जो ऑप्शन नंबर 4 है वो रॉन्ग है, तो आप यहाँ पे बी, सी और डी जो ऑप्शन है उसको एलिमिनेट कर दो, तो आपका क्या बचा, ए। तो ये होता है एलिमिनेशन राउंड। तो हर चीज आप नहीं पढ़ सकते, कुछ चीज आपको जनरल नॉलेज और लॉजिक से भी करना चाहिए। तो याद रखिए एलिमिनेशन राउंड एग्जाम हॉल में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके, जितना आप टेस्ट पेपर लगाओगे उतना आपको अच्छा होगा। तो याद रखिएगा 3 ही कॉन्स्टिट्यूएंट थे, हिंदू नहीं था, मुस्लिम और सिख थे एंड जनरल थे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन होता है ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए सेकेंड क्वेश्चन में चलते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वेयर। जो मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वेयर क्या, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या उनको नंबर ए ऑप्शन नॉमिनेटेड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग डायरेक्टली। क्या जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे उनको नॉमिनेटेड आईएनसी के द्वारा और मुस्लिम लीग के द्वारा किया गया था डायरेक्टली? रॉन्ग, बिल्कुल गलत है। नंबर बी, नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। क्या गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा किया था? बिल्कुल रॉन्ग। नंबर सी, इलेक्टेड बाय द पीपल डायरेक्टली। क्या पीपल डायरेक्टली इलेक्टेड किए थे? ये भी गलत है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी, इलेक्टेड द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर एंड नॉमिनेटेड बाय द हेड ऑफ द प्रिंसली स्टेट। तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट ऑप्शन होता है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जो मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के उनको इलेक्टेड किया गया था प्रोविंशियल लेजिस्लेचर और नॉमिनेटेड किया गया था बाय हेड ऑफ द प्रिंसली स्टेट। आई होप आप लोग समझ पा रहे हो कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, और आप लोग इसको अच्छे से इसी तरह का क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा सॉल्व कीजिए। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है।
Which of the following provision of Constitution of India were given immediate effect at enactment of the Constitution on 26 November 1949? 26 नवंबर 1949 को जो कॉन्स्टिट्यूशन इमीडिएट इफेक्ट हुआ था, तो क्या क्या प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में थे? पहला ऑप्शन सिटीजनशिप था, बिल्कुल था। दूसरा इलेक्शंस भी था। तीसरा इमरजेंसी प्रोविजन नहीं था। 4 आर्टिकल 366, तो आर्टिकल 366 भी था। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन होता है ऑप्शन नंबर बी 1, 2 एंड 4। इमरजेंसी प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूएंट 26 नवंबर 1949 को इमीडिएट इफेक्ट में नहीं था। याद रखिएगा कि कौन कौन सा अगर आर्टिकल्स आया था 26 नवंबर 1949 को, तो आर्टिकल मैं बोल रही हूं, आप सुन रहे हो तो एक कॉपी जरूर लेके बैठा कीजिए साथ साथ, और कॉपी में लिख लीजिए। आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 60, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 393। तो ये सारे आर्टिकल्स इफेक्ट हुए थे, लेकिन इमरजेंसी प्रोविजन का आर्टिकल नहीं था, इसलिए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होता है ऑप्शन नंबर बी 1, 2 एंड 4 ओनली। इमरजेंसी प्रोविजन, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कितने तरह की इमरजेंसी भारत में होती है, और साथ ही साथ उन इमरजेंसी का आर्टिकल भी लिखिएगा, और वो इमरजेंसी कितनी बार भारत में लग चुके हैं ये भी बताइएगा। तो कितने टाइप्स के इमरजेंसी होते हैं, क्या क्या आर्टिकल्स उसमें होता है, और कितनी बार वो भारत में लग चुके हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में आप देख सकते हो, पूछा गया है आपसे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको फिर एक स्टेटमेंट दिया और बोला है कि बताना है इसमें से करेक्ट कौन सा है। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या है, द 7th सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज द लॉन्गेस्ट सेशन। जो 7th सेशन है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, वो सबसे लंबा सेशन है, बिल्कुल राइट है। 7th सेशन जो था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, वो सबसे लॉन्गेस्ट सेशन था, क्योंकि ये सेशन 66 डेज तक था। 66 डेज तक ये सेशन चला था। ये स्टार्ट हुआ था 4 नवंबर 1948 को और एंड हुआ था 8 जनवरी 1949 को। तो 1 तो हमारा राइट है। चलो दूसरा देखते ऑप्शन। कैबिनेट मिशन वाज 4 मेंबर बॉडी। कैबिनेट मिशन क्या 4 मेंबर बॉडी है? बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि कैबिनेट मिशन में सिर्फ 3 मेंबर बॉडी थे। ठीक है, तो नंबर 2 ऑप्शन क्या हो जाता है हमारा? बिल्कुल गलत। तो अगर 2 गलत हो जाता है तो यहाँ पे आपका नंबर ए और सी ऑप्शन तो आपका क्या हुआ? कट गया। और आपको ये पता है कि 1 तो सही है, तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली आप ये आंसर फाइंड कर सकते हो कि आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, फिर भी हम लोग 3 ऑप्शन को देख लेते हैं। सर स्टैफर्ड क्रिप्स वाज आल्सो अ मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन। सर स्टैफर्ड क्रिप्स क्या मेंबर भी थे कैबिनेट मिशन का? बिल्कुल सही है। कैबिनेट मिशन में 3 मेंबर थे, उन तीनों का नाम था पैथविक लॉरेंस, सर स्टैफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो होता है वो हमारा होता है ऑप्शन नंबर बी। इसका मतलब 1 और 3 राइट है, जो आपका नंबर 2 ऑप्शन था वो गलत है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ पे बोला है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको स्टेटमेंट देखना है, तो चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन बोला है फाइनेंस एंड स्टाफ कमिटी, दूसरा एडहॉक कमिटी ऑन नेशनल फ्लैग, तीसरा स्टीयरिंग कमिटी, फोर्थ रूल ऑफ प्रोसीड्योर कमिटी। और क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द अबव कमिटी वे हेडेड बाय द डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन सी इसमें से ऐसी कमिटी है जिसको हेड किया जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके हेड थे। तो याद रखिएगा ये बहुत स्टैटिक क्वेश्चन है, अगर आपको ये एग्जैक्ट पता है तो ही आप इसका आंसर दे सकते हो। तो ये जिसने पढ़ा होगा वही आंसर इसका दे पाएगा। तो यहाँ पे चारों के चारों कमिटी को हेड किया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। तो यहाँ पे आपके करेक्ट ऑप्शन होते हैं ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। याद रखिएगा जो थर्ड और फोर्थ है, मतलब स्टीयरिंग कमिटी और रूल ऑफ प्रोसीड्योर कमिटी, ये मेजर कमिटी थी। फाइनेंस एंड स्टाफ कमिटी, एडहॉक कमिटी और नेशनल फ्लैग, ये आपकी माइनर कमिटी थी। तो यहीं पे जो हमारा क्वेश्चंस होता है वो खत्म होते। 5 क्वेश्चंस हमने आपके संग डिस्कस किया। रेगुलर बेसिस में ये 5 क्वेश्चंस लाते रहेंगे और पॉलिटी का सीरीज आपका चलता रहेगा, साथ ही साथ आपके क्वेश्चन चलेंगे, ताकि आपका ये प्रैक्टिस होता रहे, आपको पता चलता रहे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ये जरूरी नहीं है कि अगर किसी ने अभी तक पॉलिटी नहीं पढ़ा तो वो क्वेश्चन को नहीं देखना है, बिल्कुल आप देखिए। इससे क्या होगा कि आपको एक्स्ट्रा नॉलेज मिलेगा और आप अच्छे से पढ़ पाओगे। तो जितना हो सके इस चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो जितना ज्यादा हो सके, और सेशन अच्छा लगे तो इसको लाइक करो। और याद करो ये चीज की 4 अक्टूबर को प्रीलिम्स एग्जाम है और आपको क्रैक करना है, इसलिए आपके संग सिंपल पेपर है। तो आप इस सीरीज को देखते जाइए, आपको जरूर आपको यहाँ से बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। थैंक यू। जय हिंद।